नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भाई B21 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी पर्वत, पठार, नदियों के बारे में। वैसे अगला चैप्टर डेडिकेटेड है, लेकिन फिर भी भौतिक स्वरूप के बारे में हम बहुत सी चीज़ें आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं भौतिक स्वरूप। कौन सा स्वरूप? भौतिक स्वरूप। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, इसकी हम बात करें तो इसके मध्य भाग में, कौन से भाग में? मध्य भाग में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। फिर अगला स्टेटमेंट है राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर कौन सा पार्ट स्थित है? मरुस्थलीय प्रदेश। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का निशान बना के आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हम एक राजस्थान का रो मैप हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक सीरीज निकल के आती है, ठीक है। यहाँ से एक सीरीज निकल के आती है। इस पर्वतमाला को एक नंबर करके लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना, एक नंबर। इसको हम कहते हैं अरावली। अरावली, ठीक है। फिर राजस्थान का पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला भाग जो है इसको हम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन से प्रदेश के नाम से? मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर करके लिख देता हूँ, 2 नंबर। मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, यानी ये वाला भाग, राजस्थान का ये वाला भाग। इस भाग को हम 3 नंबर लिख देता हूँ मैं, ये 3 नंबर। ये जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी वाला भाग है इसको हम पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रदेश? पठारी प्रदेश। यहाँ यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भौतिक भाग, भौतिक भाग, ठीक है। भौतिक भाग की बात करें तो दोस्तों मैं ए करके लिख देता हूँ, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, एक तो इसमें है थार का मरुस्थल। फिर मैं बी करके लिख देता हूँ, इसमें स्टेटमेंट आएगा अपना अरावली पर्वत। इसमें क्या आएगा? अरावली, अरावली पर्वत। फिर इसमें आएगा पूर्वी मैदान। इसमें क्या आएगा? पूर्वी मैदान, ठीक है। फिर इसमें आएगा दक्षिण पूर्वी पठार, डी करके लिख देता हूं, दक्षिण पूर्वी पठार। फिर इसमें क्या आएगा? दक्षिण पूर्वी पठार आएगा। तो दोस्तों ए करके लिख देता हूं, ये क्या है? थार का मरुस्थल। बी करके लिख देता हूं, ये क्या है? अरावली पर्वत। और सी करके लिख देता हूं, ये क्या है? पूर्वी क्षेत्र। और डी करके लिख देता हूं दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है। एक तो पूर्वी मैदान, हाँ, इसको हम डी कर देते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी वाला। और पूर्वी मैदान को हम कर देते हैं सी, इसको हम लिख देते हैं सी के नाम से। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया और यहाँ पर इनको समझा दिया है ताकि ये कॉन्सेप्ट आप क्लियरली समझ सकें। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है वो है कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है।
दोस्तों थार के मरुस्थल की हम बात करें तो ये 61.11% है। 61.11%। कितना प्रतिशत? 61.11%। कौन? थार का मरुस्थल। फिर अगला स्टेटमेंट है, थार के मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या? तो यहां पे मैं लिखता हूं 40% जनसंख्या। ठीक है, 40% यहां पर क्या है? जनसंख्या। फिर अगला स्टेटमेंट है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर्वाधिक जैव विविधता कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। फिर अगला स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आता है, वो है विश्व का सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला, यानी सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थार का मरुस्थल। फिर अगला स्टेटमेंट है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, एक तो यहां पर दे रखा है बाड़मेर, ठीक है, एक दे रखा है बीकानेर और एक दे रखा है जैसलमेर। तो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, इन तीनों को महामरुस्थल में शामिल किया गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो भारतीय महामरुस्थल के भाग है। भारतीय महामरुस्थल के भाग। किसके भाग है दोस्तों? ये भारतीय महामरुस्थल के भाग। फिर अगला स्टेटमेंट है, बालू का स्तूप को स्थानीय भाषाओं में क्या कहते हैं? तो यहां पर एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, ठीक है, इसमें धोरे होते हैं। क्या होते हैं? धोरे, या इसको स्थानीय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? धोरे के नाम से। अरावली पर्वतमाला का राज्य में कितना विस्तार है? तो जो ये अरावली पर्वत है ना, अरावली 9% भाग है। 9% भाग है। कितना? 9%। अरावली कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 9% भाग पर फैली हुई है। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहाँ से माना जाता है? यानी अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार। तो यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं, ये राजस्थान के बाहर ही है ना, यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि राजस्थान के बाहर भी है ना अरावली। तो राजस्थान के बाहर की बात करें तो एक स्थान है खेड़ ब्रह्मा। क्या नाम है? खेड़ ब्रह्मा, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो खेड़ ब्रह्मा, ठीक है। अब ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर अगला स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेटमेंट है, अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार। यानी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आगे भी तो जा रही है ना, तो अंतिम पॉइंट इसका कौन सा है बताओ? रायसीना। दिल्ली का एक स्थान है रायसीना, ठीक है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखिएगा, रायसीना कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा है? इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भाग। अरावली पर्वतमाला के कितने भाग हैं? 2। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, अरावली पर्वत का सबसे उच्च भूभाग माना जाता है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। यानी ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। उच्च भूभाग यानी सबसे ऊंचाई वाली जगह हम अरावली को ही मानते हैं। अगला जो हमारा स्टेटमेंट निकल के आता है वो है, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम। यानी राजस्थान में बहुत सारी नदियाँ निकलती है ना, कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? अरावली से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधिकांश नदियों का उद्गम। अधिकांश नदियों का
उद्गम। अधिकांश नदियों का उद्गम हमें कहाँ से मिलता है? अरावली पर्वतमाला से। ठीक है। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है मानसून को रोककर वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा। तो अरावली को हम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी किसको जानते हैं दोस्तों? अरावली को। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे ऊंची चोटी। बताओ गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर। चोटियों का क्रम भी अक्सर पूछा जाता है, वो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां है उनका क्रम क्या है। ठीक है, ये क्रम आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों अपना अरावली पर्वतमाला से संबंधित, गुरु शिखर चोटी स्थित है। तो ये जो गुरु शिखर है ना, ये सिरोही में स्थित है, सिरोही में। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने ऊपर लिख रखा है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। और कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ठीक है, गुरु शिखर की लंबाई, गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। अब मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ और थोड़ा क्लियरली आगे के स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। हम खुद को ये चीज़ें समझनी पड़ती है, फिर हम आपके सामने माइंड मैप के थ्रू ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अरावली पर्वतमाला के संबंध में हमने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे, और ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें अरावली के बारे में प्रश्न नहीं पूछा हो। हर एग्ज़ाम में अरावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नहीं पूछ लेगा तो चोटियों का क्रम जरूर पूछ लेगा कि कौन सी चोटी किस सीरियल नंबर से आती है, या क्रम में जमाने के लिए बोल देगा, है ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग कौन सी नदियों से निर्मित है। तो एक बार हम दोबारा इस तरीके से मैप बना देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी आसान तरीका है, आपको ज़्यादा अच्छा मैप ही नहीं बनाना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आर्टिस्ट बनना है। तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, यानी ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी यानी ये वाले इलाके की बात हो रही है। तो ये जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो इसमें आती है चंबल, एक इसमें कौन सी आती है? चंबल नदी। फिर एक इसमें आती है, यहीं लिख देता हूँ ना, थोड़ा ठीक रहेगा, चंबल। फिर एक और नदी इसमें आती है बनास। कौन सी नदी आती है? बनास नदी। फिर एक नदी और इसमें आती है बाणगंगा। कौन सी आती है? बाणगंगा। तो ये नदियाँ अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। ये अरावली मान लीजिए, अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानों का भाग कितने प्रतिशत है? तो मैं लिख देता हूँ पूर्वी मैदान। ये जो पूर्वी है ना, ये मैदान कितना प्रतिशत है दोस्तों? पूर्वी मैदान की हम बात करें तो ये आता है 23%। कितने प्रतिशत आता है? 23%। फिर अगला स्टेटमेंट है चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़, यानी यहाँ का है ना, यहाँ का उबड़ खाबड़ क्षेत्र, यहाँ का उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़। या फिर इसको हम कहते हैं डांग।
क्या कहते हैं दोस्तों, डांग, या फिर इसको कहते हैं उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, या इसको हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में रहती है। तो यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, किसकी, जनसंख्या, तो जनसंख्या की हम बात करें तो 40% जनसंख्या है। कितने प्रतिशत, 40%। फिर यहाँ पे 56 गांवों का समूह है। कितने, 56 गांवों का समूह, यहाँ पे 56 गांवों का समूह है और नदी नालों का समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 56 का मैदान, क्या कहते हैं, 56 का मैदान, इसको हम 56 का मैदान कहते हैं। 56 गांवों का समूह, या फिर मैं लिख देता हूँ नालों का समूह, 56 गांवों या नालों का समूह। थोड़ा मैं पीछे किसका देता हूँ ताकि आप देख पाए, ठीक है। ठीक है, अब आप आराम से देख पाएंगे। चलिए अगला स्टेटमेंट, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी अब ये वाले इलाके की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग। तो ये जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7% भाग है। कितना है, 7% भाग, याद रखिएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी कैसी है। अब यहाँ की मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें, मिट्टी, तो मिट्टी होगी काली, कैसी होगी, काली। और काली मिट्टी के बारे में आप जानते हो कपास के लिए अच्छी है। फिर एक पूछा जाता है, यहाँ लिख दूं, उड़िया और आबू का पठार, उड़िया और आबू का पठार, आबू का पठार, उड़िया और आबू का पठार कहाँ पर स्थित है, सिरोही। कहाँ पर स्थित है, सिरोही। बोराट के पठार की बात करें तो गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। बोराट के पठार की बात करें तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है मेसा का पठार। यहाँ मैं लिख देता हूँ CHITTOR, चित्तौड़ में कौन सा स्थित है, मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ऊपर माल का पठार, ठीक है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यहाँ पर कौन सा स्थित है, ऊपर माल, ऊपर माल का पठार। लसाड़िया का पठार, फिर उदयपुर लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। ये कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में या जयसमंद जिले के पूर्व में। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत, राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना प्रतिशत है, 100 सेंटीमीटर है। कितना, 100 सेंटीमीटर। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना है, 100 सेंटीमीटर। अगला स्टेटमेंट है राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो 3 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं,
3 ऋतुएं होती है, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात। फिर है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसत तापमान कितना होता है? तो ग्रीष्म ऋतु जो होती है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, इसमें औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इसमें जो हवा चलती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से। पश्चिमी राजस्थान में, यानी इस इलाके में धूल भरी आंधी चलती है। कैसी आंधी? धूल भरी आंधी। ये जो धूल भरी आंधी होती है, ये जो धूल भरी आंधी होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है? तो इनकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर पर आवर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून आता है, ये वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, खाड़ी वाला मानसून, इससे होती है सर्वाधिक वर्षा। यहां लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होगी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। फिर अगला स्टेटमेंट है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में वर्षा करेगा? भाई इधर से आएगा तो इस भाग में करेगा, और इसको पूर्वी हिस्सा कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा तो इस हिस्से में सबसे ज़्यादा क्या होगी? बारिश होगी। फिर अगला स्टेटमेंट है, अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? अब भाई अरब सागर इधर है, तो इधर से अगर बारिश होगी तो थोड़ा मैं है तीर को व्यवस्थित बना देता हूँ। इधर बना दूँ क्या? यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो इसका मैं पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अरब सागर से जो मानसून आएगा, ठीक है, तो वो बारिश होगी, इधर होगी दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ दक्षिणी राजस्थान। अरब सागर से जो मानसून आएगा उसकी बारिश कहाँ होगी? इधर होगी। भाई साहब एक तो इधर से मानसून आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आएगा तो इधर बारिश करेगा, और अरब सागर से आएगा तो इधर बारिश करेगा। अरावली पर्वतमाला बीच में बैरियर का काम करती है, ठीक है, जो हवाओं को रोकने का काम करती है, जिससे इस एरिया में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो राजस्थान पूरा सूखा होता है, क्योंकि मानसून सीधा इधर निकल जाता, ये सीधा इधर निकल जाता। लेकिन पर्वतों के कारण ही क्या होता है? बारिश होती है। चलिए अगला स्टेटमेंट, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी दोस्तों? झालावाड़। आर्द्र जिला, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्र, आर्द्र जिला कहते हैं। कौन सा जिला? आर्द्र जिला। सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? यहाँ होगी जैसलमेर, ठीक है। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी दोस्तों? जैसलमेर में होगी, याद रखिएगा। अगला जो अपना स्टेटमेंट है वो है, सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू, ठीक है। सबसे कम तो यहाँ हो गई, यहाँ लिख देता हूँ सबसे अधिक। सबसे अधिक कहाँ होगी? MOUNT, माउंट आबू। कितनी? 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू में कितनी बारिश होगी? 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी। अगला स्टेटमेंट है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, यहाँ लिख दूं, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट, या फिर आप इसको मावठ लिख सकते हैं ना,
मावट, या इसका दूसरा नाम है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक किसके लिए हेल्पफुल होती है? ये जो मावट है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? गेहूं के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? गेहूं के लिए। फिर अगला स्टेटमेंट है ही नहीं, और एक और बता दूं, गेहूं रबी की फसल है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मानसून से संबंधित, नदियों से संबंधित और पठार से संबंधित बहुत सी चीज़ें देखी। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि ये चीज़ें आपके क्लियर हो, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं क्लासों से पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी मेन चीज़ें जो मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जल संसाधन और संरक्षण है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी क्लासें हम आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।